नमस्कार यूपी बिजनेस मॉडल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल से आप ये जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम, पेपर में कई वैरायटीज के सवाल पूछे जाते हैं। अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ सवाल सिंपल वन लाइनर होते हैं, कुछ मल्टी स्टेटमेंट वाले होते हैं, कुछ मैचिंग के होते हैं और कुछ सवाल रीजन असर्शन यानी कि कथन और कारण वाले आते हैं। इन सभी सवालों में बहुत से लोगों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो कथन और कारण वाले सवालों में आती है, रीजन असर्शन वाले सवालों में आती है। इनमें भी ये डिसाइड करने में अक्सर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जो कथन है और कारण है, वहां पर कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने और इनको सही तरीके से सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। किसी भी एग्जाम में ये वाली जो वैरायटी है, इसके सवालों की संख्या बिल्कुल ठीक ठाक होती है। इनकी संख्या मिनिमम 10 से लेके 25 के आसपास तक देखी गई है। इसलिए इन्हें सही करना बहुत जरूरी हो जाता है और इन्हें एक्यूरेटली सॉल्व करके हम बाकियों से लीड भी ले सकते हैं। ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में वास्तविक और डीप स्टडी करने वाले सीरियस जो एस्पिरेंट्स हैं, जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, उनको सतही तैयारी और सतही जानकारी वाले अभ्यर्थियों से अलग करते हैं। इनसे ये परखा जाता है कि जो एस्पिरेंट है उसको विषय के बारे में डीप जो नॉलेज है या नहीं है, गहन जानकारी है या नहीं है, तथ्यों के पीछे का कारण पता है या नहीं है, वो दो रिलेटेड या अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स के बीच के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता है, वो दो कंसेप्ट्स के बीच के लिंक को एस्टैब्लिश कर सकता है या नहीं एस्टैब्लिश कर सकता है। इसके अलावा इनसे यह भी देखा जाता है कि एस्पिरेंट सिर्फ रट कर उत्तर दे रहा है या वो प्रश्न के पीछे की गहराई को भी समझता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज और इसके जैसे दूसरे एग्जाम्स में लॉजिकल और विवेकपूर्ण डिसीजंस लेने होते हैं, तो इन सवालों से एग्जामिनर आपके इन स्किल्स को भी परखने की कोशिश करता है। यानी कि ये वो सवाल हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी या गंभीर एस्पिरेंट की मौलिक सोच यानी कि जेन्युइन थिंकिंग, एनालिटिकल कैपेबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग को जांचने के टूल्स के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरीके के सवाल सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, ये क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे इन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि इस तरीके के सवालों में दो बातें सबसे जरूरी होती हैं। पहली चीज होती है फैक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि तथ्य की पहचान करना। दूसरा होता है लॉजिकल वैलिडिटी को एग्जामिन करना, यानी कि तर्क की वैधता को एस्टैब्लिश करना। ये क्या होते हैं, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड ये शब्द लगेंगे, लेकिन अभी हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को अगर देखें तो ऐसे प्रश्न दो भागों में होते हैं। यहाँ पर एक कथन होता है, यानी कि एक असर्शन होता है जिसमें कोई फैक्चुअल या कोई विचारात्मक हमें एक स्टेटमेंट देके रखा होता है, कथन देके रखा होता है, और दूसरे पार्ट में एक कारण यानी कि रीजन होता है जिससे कथन को सही ठहराने की बात एक्सपेक्ट की जाती है। आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि पहला जो ऑप्शन होगा आपके पास वो क्या बताएगा, उसमें देखना होगा कि क्या ए और आर दोनों सही हैं और क्या जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरा हमारा होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है यानी कि जो कारण है वो कथन की यानी कि असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फिर ऑप्शन सी में हमारे पास होता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी में हमारे पास होता है कि असर्शन गलत है लेकिन जो रीजन है वो सही है। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की हमको तीन स्टेप्स में काम करना पड़ता है, या हम ऐसे बोल लें कि तीन स्टेप्स में हमको सोचना पड़ता है। हमारी जो थिंकिंग होगी वो तीन स्टेप्स में जाएगी। पहली स्टेप में हम दोनों कथनों में से एक कथन को उठाएंगे, एक स्टेटमेंट को उठाएंगे, फिर दूसरे स्टेटमेंट को उठाएंगे और फिर हम दोनों की लॉजिकल वैलिडिटी को चेक करेंगे। तो पहला स्टेप है कि कथन ए को उठाइए और कथन ए यानी कि जो असर्शन है उसको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करिए कि ये सही है या नहीं सही है। यानी कि हम ये भूल जाएंगे कि हमको कारण भी देके रखा हुआ है, हमको आर भी देके रखा हुआ है, आर को टोटली इग्नोर कर दीजिए, केवल ए को कंसीडर करिए और देखिए इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करके उसको कि ये अपने आप में सही एक स्टेटमेंट है या नहीं है। फैक्चुअल तरीके से उसको चेक करिए कि फैक्चुअली सही है कि नहीं सही है। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है
उसमें आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ा है, उस नॉलेज का यूज करके आपको ये यहाँ पर एग्जामिन करना है कि जो असर्शन है वो फैक्चुअली सही है या नहीं सही है। अब जैसे ये सवाल हम लोग यहाँ पर देखें, इस सवाल में हमें एक कथन देके रखा गया है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और उसके बाद एक कारण देकर रखा गया है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, और फिर हमको यहाँ पर चार ऑप्शंस देके रखे गए हैं, वही जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। तो यहाँ पर कथन हमारे पास है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। हमको केवल इस पे अभी कंसंट्रेट करना है, हम आर पे अभी नहीं जाएंगे। हम पहले देखें कि जो कथन ए है वो सही है या नहीं सही है। ठीक, तो अभी बिना कारण को देखे हुए इसको एग्जामिन करना है कि ये फैक्ट जो दिया हुआ है ये सही है या नहीं सही है। तो हम जानते हैं कि तुर्की आक्रमण भारत में सफल हुए, और यही कारण था कि भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अगर गजनवी और बाद में गोरी के आक्रमण सफल ना होते तो ये इस्लामी शासन शायद स्थापित ना हो पाता। मतलब ये जो फैक्ट दिया है हमारा, ये फैक्ट क्या है, बिल्कुल सही है, इस फैक्ट में कोई कमी नहीं है। तो हमने पहले स्टेप में देखा कि ये जो पहला फैक्ट हमको देकर रखा गया ये सही है या नहीं है, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि ये बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे स्टेप में चलेंगे। दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर कारण को एग्जामिन करेंगे, ये भूल के कि हमारे पास स्टेटमेंट जो है ए वाला वो दिया भी है कि नहीं दिया हुआ है। यानी कि हम इस स्टेटमेंट को भी इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करेंगे और ये देखेंगे कि एज अ फैक्ट ये सही है या नहीं सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो ये है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, पॉलिटिकल यूनिटी उस समय के उत्तर भारत में नहीं थी। अब अगर हम उस समय की राजनीतिक स्थिति को देखें, देखिए ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने इसको पढ़ा होगा, तुक्के से ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होते हो, तभी तो डीप स्टडी वालों की पहचान होती है इन सवालों से। तो अब अगर हम उस समय की राजनीतिक स्थिति को, पॉलिटिकल कंडीशन को देखें, तो उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था, मेजोरिटी एरिया में राजपूत शासन कर रहे थे, जो अलग अलग इलाकों में शासन करते थे। जैसे अजमेर में चौहान थे, वहीं चालुक्य, गहरवाल, प्रतिहाल जैसे राजपूत वंश थोड़े थोड़े अलग अलग इलाकों में शासन वहां पर कर रहे थे, और इनके बीच में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए संघर्ष चला करता था। इनकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, महत्वाकांक्षाएं थी, जिसकी वजह से इनमें आपस में एनिमिटी थी। और यही कारण था कि जब बाहरी आक्रमण हुआ तो ये एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे नहीं आए। अब आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि एनिमिटी थी, और इसकी वजह से, एनिमिटी की वजह से, यानी कि एकता भी नहीं थी। यानी कि ये वाला फैक्ट भी क्या है, सही निकला। मतलब आर भी सही है और ए भी सही है, तो ए भी सही हो और आर भी सही है, क्योंकि हमने चेक किया कि हाँ, वास्तविकता में वहां पर राजनीतिक एकता नहीं थी। तो हमने दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली चेक कर लिया कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं सही, और हमारा अभी तक का जो असेसमेंट है उसके हिसाब से आर और ए दोनों सही हैं। अब बात करते हैं स्टेप थ्री की। स्टेप थ्री में हमको इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्टेप थ्री पर तभी आएंगे जब स्टेप वन और स्टेप दो दोनों में फैक्ट सही निकले हों। क्योंकि अगर स्टेप वन में जो असर्शन है वो गलत हो जाता है या रीजन गलत हो जाता है तो कहानी खत्म। फिर हम यहाँ पर सी और डी में से एक को चुन लेंगे और उनके बीच के रिलेशनशिप के एस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं आएगी। तो हम स्टेप थ्री में तभी जाएंगे जब दोनों जो फैक्ट्स होंगे वो क्या निकलेंगे, वो सही निकलेंगे, कथन भी सही होगा, कारण भी सही होगा। ठीक है, स्टेप थ्री में हम देखेंगे कि क्या दोनों असर्शन और रीजन में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, और संबंध भी कैसा होना चाहिए, संबंध भी ऐसा होना चाहिए जिसमें जो आर वाला स्टेटमेंट है, जो कारण वाला स्टेटमेंट है, जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, वो ए के होने की वजह हो। ए इसीलिए सही हो कि आर है वहां पर। ठीक, यानी कि आर वो कारण है जिसके वजह से ए जो है वो एग्जिस्ट करता है ना। ठीक, तभी तो उसको कारण बोला गया है। ठीक, केवल दोनों के सही होने से चीज नहीं हो जाएगी, रिलेशन होने से नहीं हो जाएगा, बल्कि ए के होने का कारण होना चाहिए आर। ठीक, तो अब जैसे अभी के एग्जाम्पल में हम देखें तो हम ये पाएंगे कि उस समय ये राजपूत राजा बहुत शक्तिशाली थे। इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने शुरुआत में इन आक्रमणकारियों को बुरी तरीके से हराया। पृथ्वीराज चौहान ने भी गोरी को हराया। ठीक, जो भीम था चालुक्य शासक, उसने भी, मूलराज जो चालुक्य शासक था उसने भी इनको हराया। तो शुरुआत में इन आक्रमणकारियों को इन लोगों ने बुरी तरीके से हराया, लेकिन जब वो दोबारा अपनी ताकत को बढ़ाकर हमला करने आए तो इनमें आपसी फूट की वजह से ये मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पाए, उनका मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आए। हालांकि इन लोगों ने एक दूसरे से मदद मांगी, लेकिन एनिमिटी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी एक दूसरे का साथ देने के लिए आगे नहीं आया। अगर ये मिलकर मुकाबला करते तो इनकी कोई बिसात नहीं थी कि पृथ्वीराज चौहान चालुक्यों को और जयचंद जैसे शासकों की संयुक्त शक्ति का मुकाबला कर पाते।
और यही कारण है कि भारत में वो अपने आक्रमण को सफल कर पाए। ठीक है ना। तो यहां हमने देखा कि अगर आर ना होता तो ए पॉसिबल ना हो पाता, यानी कि अगर इन राजपूत राजाओं में, उत्तर भारत के जो शासक थे, इनमें एक एकता होती, इनमें आपस में एनिमिटी ना होती, यूनिटी होती, तो ये कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम जो आक्रमण है, ये आक्रमण सफल ना हो पाता, और हो सकता है भारत का इतिहास कुछ और होता। तो ये सफल इसीलिए हो पाया कि इनके बीच में एकता नहीं थी और मिलकर इन्होंने उसका मुकाबला नहीं किया। तो हमने ये देखा कि अगर आर ना होता तो ए पॉसिबल ना हो पाता। इसका मतलब ये है कि यहाँ आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए इसीलिए हुआ क्योंकि आर जो है वहां पर प्रेजेंट था, वो सिचुएशन वहां पर प्रेजेंट थी, यानी कि यहाँ पर जो आर है वो भी सही है, ए भी सही है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कथन ए और कारण दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो अब एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि कथन को पढ़ने और समझने के बाद, यानी कि ये जो आपका कथन है, इसको पढ़ने और इसको समझने के बाद आप खुद से सवाल पूछिए कि कथन में जो कहा गया है वो आखिर है क्यों, उसका कारण क्या है, और उस कारण को दिमाग में खोजने की कोशिश करिए। कारण आप तभी खोज पाएंगे जब उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा। अगर इसका जवाब वही आता है जो कारण में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि ये रिलेशन का एस्टेब्लिशमेंट तभी करना है जब ए और आर इंडिपेंडेंटली स्टेप 1 स्टेप 2 में सही साबित हो चुके हों। ठीक, क्लियर। अब एक और सवाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पर है ये है कि कथन ए है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। ठीक, और कारण है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। अब यहाँ पर दिमाग में सोचिए कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में क्यों लिखा। तो तुर्की में इसलिए लिखा क्योंकि तुर्की उसकी खुद की भाषा थी। ठीक है, इनको पहले समझते हैं स्टेप बाय, जो हम लोगों ने बात करी उसके हिसाब से एक बार चल के देखते हैं। पहला कथन है कि हमारे पास बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। इसको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करते हैं तो हम पाते हैं कि हाँ, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है, बिल्कुल सही है, तो जो कि बाबरी के नाम से लिखा गया था। और हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि ये जो है स्टेटमेंट, ये क्या है, ये सही है। यानी कि जो कथन है, जो असर्शन है, वो सही है। अब कारण को देखते हैं। कारण क्या लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो इसको चेक करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये गलत है, क्योंकि मुगल दरबार की राजभाषा जो थी वो तुर्की नहीं थी। मुगल दरबार की राजभाषा थी फारसी। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी ही नहीं, यानी कि आर क्या हो गया, आर हो गया गलत। यानी कि ए सही है, आर गलत है, यानी कि हमको स्टेप 3 के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, इनके बीच के रिलेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। है ना, कितना आसान है। थोड़ा सा बदलते हैं इसको। अब इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या परिवर्तन आएगा। अगर हम यहाँ पर तुर्की को काट के यहाँ पर लिख दें फारसी, और हम ये कहें कि कारण हो गया है अब कि फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो क्या आप कुछ बदलाव आएगा। अब हमारा कारण क्या हो गया, कारण हो गया कि फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी। अब इसको इंडिपेंडेंटली फिर से एग्जामिन करते हैं। चेंज किसमें किया, आर को, तो आर को हम एग्जामिन करेंगे। ए तो सही था ही, उसमें कोई बदलाव भी नहीं किया, तो वह भी सही है। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि अब कारण हमारा हो गया है कि फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो ये बिल्कुल सही है, और हम सब जानते हैं कि फारसी जो थी वो मुगल राज दरबार की राजभाषा थी। ठीक, क्लियर। तो अब ए भी सही हो गया और आर भी सही हो गया, लेकिन हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। एक और तरीका जो मैंने दूसरा बताया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछिए अपने आप से कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में क्यों लिखा। क्या बाबर ने बाबरनामा तुर्की में इसलिए लिखा कि फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो बिल्कुल रिलेशन ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा है ना। तो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा, अब इसका जवाब हो जाएगा कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, इसको एक और तरीके से, जो अपना सिस्टमैटिक लॉजिकल फैक्ट चेकिंग का तरीका है, उसमें भी अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि बाबर तुर्क था, उसकी भाषा तुर्की थी, इसलिए उसने अपनी आत्मकथा अपनी भाषा में लिखी।
और बाबर के आने के पहले ही अगर देखें तो बलबन और खिलजी जो है वो फारसी को दरबार की राजभाषा के रूप में स्टैब्लिश कर चुके थे, जिससे बाद में मुगलों ने एज इट इज कंटिन्यू किया। तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की में इसलिए नहीं लिखा कि वो मुगल दरबार की राजभाषा थी या फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी। इनफैक्ट जब ये लिखा जा रहा था बाबरनामा, तब तक मुगल शासन भी शुरू नहीं हुआ था, और बाबर जो था वो अपने स्ट्रगल के समय में था। उसने इसको इसलिए तुर्की भाषा में लिखा क्योंकि उसकी खुद की जो भाषा थी वो तुर्की थी। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि दोनों केसेस में हम लोगों ने बदल के देख लिया, और हम जान गए कि यहाँ पर इसको हम कैसे इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। तो इसके बाद हम और सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली सिचुएशन थी उसमें जवाब क्या हुआ हमारे पास कि ए सही है आर गलत है, और जब हमने फारसी में कन्वर्ट कर दिया दूसरे वाले में चेंज करके, तो हमारा क्या हो गया, ए भी सही हो गया आर भी सही हो गया, लेकिन आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। अब हम लोग कुछ सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, और इसका कारण देके रखा गया है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। इसको कहते हैं अपनी वही पुरानी स्टेप। स्टेप वन में देखेंगे कि जो कथन है वो सही है या नहीं है। स्टेप टू में देखेंगे कि कारण जो है वो सही है या नहीं है, और अगर दोनों सही निकलते हैं तो स्टेप थ्री में रीजन को एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब स्टेप वन में कथन को एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। तो हर 10 घुड़सवार पर 20 घोड़े का मतलब ये हो गया कि हर घुड़सवार के लिए 2 घोड़ों को रखना जरूरी होता था। ठीक। अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और मुगल्स के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमको कुछ टर्म्स मिलते हैं। वो टर्म्स क्या है हमारे पास, एक टर्म है यक अस्पा, एक टर्म है दुह अस्पा, सिंह अस्पा और निम्न अस्पा। तो यहाँ पर यक अस्पा वो व्यवस्था थी जिस व्यवस्था में एक घुड़सवार पर एक घोड़ा कंपलसरी होता था। दुह अस्पा जो व्यवस्था थी, उस दुह अस्पा व्यवस्था में एक घुड़सवार के पास 2 घोड़े होने चाहिए थे। सिंह अस्पा में 3 घोड़े होने चाहिए थे एक घुड़सवार के पास, और निम्न अस्पा वो व्यवस्था थी जहां पर 2 घुड़सवारों के बीच में एक घोड़ा होता था। ठीक। जो दुह अस्पा का जो नियम था ये अकबर ने वहां पर कंपलसरी कर दिया था। ठीक। दहबिस्ती भी इसको बोलते हैं। ठीक। यहाँ पर बेसिकली क्या था, यहाँ पर एक घुड़सवार पर 2 घोड़े रखने होते थे। तो अगर एक घुड़सवार पर 2 घोड़े रखने हैं तो 10 घुड़सवारों पर कितने घोड़े हो गए, 20 घोड़े हो जाते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, वो सही हो गया कि अकबर के समय में अकबर ने ये व्यवस्था बना दी थी, दहबिस्ती का नियम बना दिया था, जिसमें 2 अस्पा व्यवस्था लगा दी गई थी, और एक घुड़सवार पर 2 घोड़े यानी कि 10 घुड़सवारों पर 20 घोड़ों का रखरखाव करना कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक। अब इसका कारण क्या था, इसके लिए हम नीचे कारण में आ जाते हैं और कारण को इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि कथन ए हमारा जो है वो सही साबित हुआ। कारण की बात कर लेते हैं। कारण दिया गया है कि यहाँ पर घोड़ों को आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। कारण भी सही है, क्यों, क्योंकि अगर एक घुड़सवार के पास एक घोड़ा है तो वो युद्ध में, या अगर घुड़सवार को कहीं जाना है घोड़े पर तो वो रास्ते में क्या हो जाता था, थक जाता था। तो ऐसे केस में अगर 2 घोड़े होंगे तो वो घोड़े को बदल कर युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता है, कि युद्ध करते करते एक घोड़ा थक गया तो परफॉर्मेंस में और उसकी जो युद्ध करने की क्षमता है उसमें चेंज हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो वो घोड़े को एक नया घोड़ा लेके आता था जो बिल्कुल फ्रेश होता था, और उस घोड़े में बैठकर उतनी ही तत्परता से युद्ध कर सकता था, घोड़ा थके नहीं। तो ये जो कारण है ये कारण भी क्या है, सही है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव से यह व्यवस्था लाई गई थी। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों ही कथन कारण सही है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आखिरकार 2 घोड़ों को रखने की व्यवस्था क्यों की गई। तो अगर हम देखें कथन एक को पढ़े और उसका कारण पूछे तो कारण यही है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि अकबर ने एक घुड़सवार पर 2 घोड़े रखने की व्यवस्था इसलिए करी थी कि जो युद्ध वगैरह है उसमें घोड़ा थके नहीं, और अगर एक घोड़ा थक जाता है तो वो जो जो सैनिक है वो तुरंत दूसरे घोड़े का अपने इस्तेमाल करना लगे और युद्ध में पार्टिसिपेट करने लगे, और उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी ना आए। तो यहाँ पर हमारा जो है ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ए का कारण क्या है, आर। आर की वजह से ही ए को अकबर ने वहां पर इंप्लीमेंट किया था। ठीक। और सवाल देखें। अगला हमारा है
जिसमें ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है, कथन हमारा देकर रखा गया कि सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मानव के विकास के लिए, मानव के कल्याण के लिए सतत विकास हमारा महत्वपूर्ण है। पहले इंडिपेंडेंटली स्टेप वन में इसको हम लोग देखते हैं। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना कि वो रिसोर्स आज भी आपके उपयोग में आ सके, आपके यूज में आ सके, और आने वाली जो पीढ़ी है, जो भविष्य के लोग हैं, उनके इस्तेमाल के लिए भी वो रिसोर्सेस क्या हो, बचे रहे। इस तरीके से रिसोर्सेस को यूज करने को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक। जैसे पेट्रोलियम है, अगर हम आज पेट्रोलियम का अंधाधुंध इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे और भविष्य के लिए कुछ भी ना छोड़े, तो आने वाली पीढ़ी जो होगी वो उसके लिए पेट्रोलियम बचेगा ही नहीं, और वो कहाँ से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, वो जिनके लिए पेट्रोलियम जरूरी है। ठीक। तो इस तरीके से इस्तेमाल करें कि भविष्य के लिए भी वो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहे। तो हमारे मानव के कल्याण के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। यानी कि ये क्या साबित हुआ, हमारा सही साबित हुआ। कारण बता रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा देकर रख दी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस तरीके का विकास है जिसमें हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि आज के मनुष्यों की इन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, आज के मनुष्यों की आवश्यकता भी पूरी हो, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो रिसोर्सेज है वो बने रहे, वो खत्म ना हो। तो कारण भी क्या है, कारण भी यहाँ पर सही है। ठीक। और ह्यूमन वेलफेयर से इसको रिलेट करना है। स्टेप थ्री में हम देखेंगे कि क्या ए का कारण आर है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने समझ लिया कि सतत विकास क्या होता है, कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है, और मैंने इसको बता दिया। तो इसका जवाब आप दीजिए कि कथन ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन क्या आर जो है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। ठीक। अगला एक और हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो कथन और कारण यहाँ पर देके रखे गए, अपने उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ए को इंडिपेंडेंटली हम लोग यहाँ पर एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और हम जानते हैं कि अपने भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक। और बड़ा मतलब लंबा एक ही बात है, यानी कि हमारा संविधान बड़ा संविधान है, लंबा संविधान है। तो ये क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं आर की, यानी कि कारण की। क्या इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करने में आर अपने आप में सही है या नहीं सही है? बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए केवल आर पे फोकस करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उनका जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो हम जब मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो वहां पर पहले ही पैराग्राफ में हमको देखने को लिखा हुआ मिलता है कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस्ड है। उनको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। तो जो कारण है ये भी सही है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये भी हमारा सही है। अब हमको दोनों सही मिल गए कि ए भी सही है, आर भी सही है। अब हमको देखना है कि क्या आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन है। क्या हमारा संविधान इसलिए लंबा है कि उसमें मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, या कोई और वजह है? अगर हमारा संविधान इसलिए लंबा हो गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो पॉइंट है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो फिर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। लेकिन अगर हमारा ये जो एग्जामिन करने पे ये निकलता है कि हमारा संविधान किसी और वजह से लंबा हो गया है, ना कि इस वजह से लंबा हो गया है कि फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, तो फिर ए और आर दोनों सही होंगे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखें और पूछें अपने आप से कि हमारा जो संविधान है वो लंबा क्यों है, तो हमारे दिमाग में जो बात आएगी वो ये आएगी कि हमारा संविधान लंबा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में स्टेट
और यूनियन दोनों से रिलेटेड प्रोविजंस देके रखे गए हैं। हमारे पास स्टेट के सीएम से रिलेटेड प्रोविजंस अलग से देके रखे गए हैं, हमारे पास यूनियन के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड प्रोविजंस अलग देके रखे गए हैं, जो प्रेसिडेंट है उससे रिलेटेड प्रोविजंस अलग देके रखे गए हैं, स्टेट के गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजंस अलग देके रखे गए हैं, यूनियन लेजिस्लेचर को अलग से एक डिस्कस किया गया है डिटेल में, स्टेट लेजिस्लेचर को अलग से डिस्कस किया गया है डिटेल में। यानी कि हमारा जो संविधान है वो एक ही चीज को दो बार बता रहा है, एक बार यूनियन के लिए बता रहा है और एक बार किसके लिए बता रहा है, स्टेट के लिए बता रहा है, चैप्टर 5 चैप्टर 6 वगैरह में। और आगे भी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है उसको भी अलग अलग डिस्कस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह को। ठीक, तो हम ये जान जाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लंबा इसलिए नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से लिया गया है, बल्कि हमारा संविधान लंबा इसलिए है क्योंकि उसमें स्टेट और यूनियन दोनों से ही रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो देके रखे गए हैं, और यही वजह है कि हमारा संविधान सबसे लंबा हो गया है। यानी कि जो आर है वो सही तो है, लेकिन वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जो कारण है वो ए के होने की वजह नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो कथन है वो देके रखा गया कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविजन दिया गया है। पहले इसको इंडिपेंडेंटली देखते हैं कि क्या ये सही है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक संघीय संविधान है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, लेजिस्लेटिव जो व्यवस्था है वो कैसी है, फेडरल है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है। ठीक, और ये प्रावधान किसमें किया गया है कि भारत का स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर होगा, ये बात हमारे संविधान में कही गई है। तो हमारा संविधान कैसा हो गया, एक संघीय संविधान हो जाता है, उसमें संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब हम कारण यानी कि आर वाले स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करते हैं कि क्या आर अपने आप में सही है। तो यहां पर कहा गया है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना करी है। तो अगर हम पढ़ें इसको और हम समझें तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में संघीय प्रणाली तो है, फेडरल स्ट्रक्चर को तो है, लेकिन कई सारे प्रोविजंस ऐसे करके रखे गए हैं जिसमें यूनियन के पास स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर्स आ गई है, जैसे रेजिडुअरी पावर जो है वो यूनियन को देके रखी गई है ना। और इन सभी चीजों की वजह से और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी ऐसी हैं जहां पर जो यूनियन है वो स्टेट से लेजिस्लेटिव पावर्स को अपने हाथों में ले सकता है, उसके हाथों में आ जाती हैं। तो ये सब चीजें क्या बनाती हैं, एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भारत की जो संघीय प्रणाली है वो केंद्र की तरफ झुकी हुई है। तो जो आर है ये भी सही है क्योंकि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करी गई है संघीय प्रणाली होते हुए भी, तो ये भी सही है। तो ए भी सही हो गया, आर भी सही हो गया। अब देखना यह है कि आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, हम सवाल पूछते हैं क्यों, क्या भारत का संविधान में एक संघीय प्रणाली की व्यवस्था इस वजह से करी गई है क्योंकि भारत का जो केंद्र है वो अधिक शक्तिशाली है, भारत के केंद्र के अधिक शक्तिशाली होने के कारण संघीय व्यवस्था आई है क्या? जवाब क्या होगा आपका, नहीं। ठीक, भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि भारत में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो स्टेट और यूनियन के बीच में क्या कर दी गई हैं, बांट दी गई हैं। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट देकर रखी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कुछ पावर्स सेंटर के पास होंगी, यूनियन के पास होंगी, और कुछ पावर्स किसके पास होंगी, स्टेट के पास होंगी, और कुछ पावर्स ऐसी होंगी जहां पर दोनों का कंकरेंट पावर चलेगा, तो इसको कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक, तो हमारी संघीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि हमारे देश में राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ना कि इसलिए है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है। बातें दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जब हम अपने आप से क्यों पूछते हैं तो क्यों पूछने पर यह चीज अपने आप क्लियर हो जाती है कि आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या या सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके आधार पर हमने ये समझने की कोशिश करी है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उनको करते समय किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए, किस तरीके की थिंकिंग करनी चाहिए, किस तरीके से ये एग्जामिन करना चाहिए। क्योंकि हम ये तो पहचान लेते हैं कि आर सही है और ए सही है, लेकिन हम अक्सर फंस जाते हैं यहाँ पर कि आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए और बी वाले ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर इस तरीके से हम सोचेंगे, अपने फैक्ट्स को एग्जामिन करेंगे, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे, लॉजिकल और फैक्चुअल आइडेंटिफिकेशन चीजों का करेंगे, तो हम आसानी से यहाँ पर पकड़ सकते हैं कि व्याख्या सही हो रही है कि नहीं हो रही है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप तभी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इनके बारे में नॉलेज होगी, जो आपने पढ़ा होगा। अगर हम बिना पढ़े ही यहाँ पर करने बैठ जाएंगे तो फिर तो हम बिल्कुल सही नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर तो वो तुक्का हो गया, और तुक्के से एग्जाम पास नहीं होता है। ठीक, तो बचा हुआ समय है उसमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, चीजों को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। जिन जगहों पर आपको दिक्कत हो रही है उन जगहों को प्रॉपर तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार और जल्दी जल्दी रिवाइज कर डालिए, अपने नोट्स को रिपीट कर लीजिए, हिंदी को मजबूत कर लीजिए और इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक ठाक नंबर में एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं और आपके रिजल्ट पर ये बड़ा असर डालेंगे। ठीक है, तो इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।